नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं पुनः इतिहास बाबर के बाद हुमायूं लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं की जीवनी के साथ साथ इनके समय जो घटनाएं घटी थी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो हाँ, देखिए हुमायूं 1530 से 1540 तक इनका लगातार शासन सत्ता बना रहा, लेकिन कुछ समय के अंतराल इनकी शासन सत्ता छीन आ गया और 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी 1 वर्ष तक इनका शासन सत्ता और बना। कैसे ये बनी थी ये हमको देखना है। कहते हैं जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और आपको मालूम है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था, आगरा में हुई थी। हुमायूं भी 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में ही राज्याभिषेक करवाया था और उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। यानी एक यंग लड़का जिन्होंने राजगद्दी पर बैठा, लेकिन एक याद रखिएगा इनके पिता इनसे भी काफी कम उम्र में राजगद्दी पर बैठा था, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में। यानी हम कह सकते हैं कि मुगल वंश का एक महान और प्रतापी शासक बाबर सबसे कम उम्र में बैठने वाला शासक भी बना था। तो 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राजगद्दी पर बैठा। ये इनका पूरा नाम जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से इन्होंने राजगद्दी पर बैठा। और कहते हैं हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 काबुल में इनका जन्म हुआ था, यानी अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं आगरा की गद्दी पर बैठने के पूर्व हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। जिस समय बाबर शासक था भारत का, दिल्ली का, आगरा का, उस समय हुमायूं को बदखसा का सूबेदार बनाया गया था। यानी ये बदखसा का सूबेदार था। कहते हैं हुमायूं अपने साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया, क्योंकि ये इच्छा उनके पिता की थी। बाबर के इच्छा के अनुसार हुमायूं अपने जितने भी राज्य मिला, जो भी प्रदेश मिला, वो सभी को अपने भाइयों में बांट दिया। ये क्या क्या दिया था भाइयों में, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कौन इसका दूसरा भाई जो था ये कामरान थे, जिसे गांधार और काबुल प्रदेश दे दिया। गांधार और काबुल प्रदेश इनको मिल गई थी। जबकि इन्हीं का तीसरा भाई अस्करी का इन्होंने संभल प्रदेश दिया था। यानी संभल प्रदेश इसको दिया संभालने के लिए अस्करी को। और इसी का चौथा यानी अंतिम जो भाई थे हिंदार, जिनको अलवर और मेवाड़ प्रदेश मिला। कौन सा? अलवर और मेवाड़ प्रदेश। चौथा भाई हिंदार। लेकिन इन्हीं का एक और भाई थे चचेरे भाई था, जिनका नाम था सुल्तान मियां। ये चचेरा भाई था जिनको भी बदखसा प्रदेश का सूबेदार बना दिया। यानी इनसे काफी लगाव था। और जहां ये पहले सूबेदार थे, यानी शासक बनने से पहले सूबेदार थे, वहां का ही सूबेदार बदखसा प्रदेश का सूबेदार अपने चचेरे भाई सुलेमान मियां को बना दिया। तो ये आपको याद रखना होगा। कहते हैं हुमायूं 1533 में, हुमायूं जो है 1533 में दीनपना में दुर्ग का निर्माण किया गया था। एक विशाल दुर्ग था जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था और दीनपना में। कहते हैं हुमायूं चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत की मां कर्णावती हुमायूं को राखी भेजी थी, याद रखिएगा।
यानी बहन का रिश्ता रखे गए थे। चित्तौड़ के शासक था विक्रमाजीत, इन्हीं की माँ थी जिसका नाम था कर्णावती, जिन्हें राखी हुमायूं को भेजा था। यानी एक संबंध के तौर पर, एक भाई बहन के तौर पर, और जिसको हुमायूं ने स्वीकार भी किया था और कर्णावती को अपनी बहन हुमायूं मानते थे। तो ये भले कर्णावती एक राजपुत्री थी, राजपूत घराने थे, और हुमायूं मुस्लिम वर्ग थे, लेकिन भावनाओं और विचार और आत्मीयता का रिश्ता सबसे ऊंचा होता है, जिन्होंने इन दो धर्मों के बीच भी एक बहुत अच्छी रिश्ता बनी हुई थी। तो हुमायूं और कर्णावती से जुड़े थोड़ी सी सब था जिसको मैंने यहाँ बता दिया। कहते हैं हुमायूं का एक बहुत बड़ा प्रबल प्रतिद्वंदी था। ये बिहार का एक सूबेदार था जिसको आप नाम सुने हैं, शेर खां। शेर खां जो है बहुत बड़ा हुमायूं का प्रतिद्वंदी था। हुमायूं का ये प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, एक प्रकार के दुश्मन कह सकते हैं। सबसे बड़ा हुमायूं का दुश्मन उस समय शेर खां ही माना जाता था। शेर खां यानी फरीद खां के नाम से जाना गया, बाद में इसे शेर खां कहा गया। हम इसकी कहानी सूर्यवंश की स्थापना जो शेर खां ने किया था, मैं इसकी अलग में वीडियो बनाकर आपको दूंगा, जिसमें शेरशाह के जीवनी और इसे शेरशाह और शेर खां से शेर खां और फरीद खां से शेर खां कैसे पड़ा, मैं इसकी भी चर्चा आप लोग के बीच करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं हुमायूं। देखना हुमायूं ने 1533 में दुर्ग का निर्माण करवाया। कहाँ? दीनपना में एक विशाल दुर्ग का निर्माण। कई बार क्वेश्चन पूछता, ध्यान दीजिएगा कि हुमायूं दीनपना में विशाल दुर्ग का निर्माण कब करवाया? तो 1533 में। लेकिन 1538 में हम जा रहे हैं। 1538 ईस्वी में बंगाल के गौड़ क्षेत्र को पुनर्निर्माण कर, नवनिर्माण कर जनतावाद नाम रखा गया, एक नया नाम रखा गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बंगाल का यानी कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को प्राचीन नाम क्या है? तो गौड़ है। यही गौड़ जो प्राचीन नाम कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपको याद रखना होगा कि पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ था। और एक और क्वेश्चन कहीं पूछता है कि बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो वो जलकुंभी होती है, जो जल में, पोखर में आप लोग देखे होंगे जलकुंभी, वो उसे कहा गया है। तो ये दो क्वेश्चन जो है बंगाल से जो हमेशा कंफ्यूजन करती है, पूछती है। लेकिन हुमायूं की बात किया जाए तो हुमायूं उस समय पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। लगभग दिल्ली से वो बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा के क्षेत्र को होते हुए दक्षिणी को एक तटीय कुछ भाग को अधिकार किया, और पुनः यह दिल्ली से हिमालय के ये अफगानिस्तान तक के क्षेत्र का वो मुगलों का अधिकार माना गया था। यानी उस समय जो बाबर मरा था, बाबर के मृत्यु के बाद जो विस्तारवादी जो बाबर अपनाया था, उस सभी क्षेत्र हुमायूं को हाथ लगा था, और वो बहुत बड़े भूभाग पर एक शासक के रूप में, साम्राज्य के रूप में स्थापित किए हुए था। कहते हैं कि वह बंगाल के वही गौड़ क्षेत्र को निर्माण किया और पुनः निर्माण कर जनतावाद के नाम से स्थापित किया, जनतावाद के नाम से रखा। एक इसी बीच एक घटना घटती है 25 जून 1539 ईस्वी को। 25 जून 1539 में हुमायूं के साथ एक युद्ध होता है, शेर खां और हुमायूं, जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। याद रखिएगा, चौसा की युद्ध। एक और युद्ध लड़ता है देवरा के युद्ध 1531 ईस्वी में। देवरा का युद्ध भी हुमायूं लड़ते हैं, लेकिन इस युद्ध में हुमायूं विजय प्राप्त करते हैं, देवरा के युद्ध में 1531 में। लेकिन ऐतिहासिक युद्ध चौसा के युद्ध 25 जून 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच होती है, और जिसमें शेर खां विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी विजय का कारण था कि हुमायूं के समय में यह शक्ति, सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था, और साथ में अस्त्र का भी बहुत बड़े जमावड़े रूप से संचित कर रहा था, संग्रह कर रहा था, और अपनी शक्ति को प्रबल रूप से बढ़ा रहा था शेर खां। किस लिए? वो दिल्ली के गद्दी पर वो हुमायूं को हारना चाहता था, उसे हराकर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, और दिल्ली से वो पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, क्योंकि
वह हुमायूं के सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और दुश्मन मानता था। तो कहते हैं कि हुमायूं इस युद्ध में जब हार गया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद शेर खां की उत्साह बढ़ता चला गया और जेठ 1 वर्ष के बाद यानी 1539 को चौसा युद्ध हुआ और 1540 ईस्वी को बेलग्राम का युद्ध हुआ। बेलग्राम जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, हुमायूं और शेर खां के बीच 1540 में कन्नौज जिसे हम बेलग्राम का युद्ध कहते हैं, कन्नौज भी कह सके या बेलग्राम कीजिएगा। इस युद्ध में बहुत ही आसानी से शेर खां हुमायूं को हरा दिया। उन्हें बहुत अधिक शक्ति उसे नहीं लगाना पड़ा, बहुत अधिक उसे सैनिक नहीं मारा गया, बहुत अधिक उसे शस्त्रों का नुकसान नहीं हुआ। काफी कम समय में कुछ आसानी से हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी विजय हासिल कर लिया। ये शेर खां के द्वारा लड़ा गया ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। कौन? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में, जो दिल्ली की गद्दी थोड़े समय के लिए सत्ता परिवर्तन होती है और मुगल वंश से बाद सूरी वंश की स्थापना दिल्ली पर हो जाती है। लेकिन हम सूरी वंश को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम हुमायूं को पूरा कर रहे हैं। अब कहते हैं हुमायूं वहां से प्रस्थान कर गया दिल्ली से और एक धूमक कर जीवन निर्वाह करना व्यतीत करना शुरू कर दिया। हुमायूं एक चीज और गुण था हुमायूं में, वो सादगी तो था ही बेचारे, उदारता भी था उनमें, साथ ही साथ अंधविश्वास भी थे, ज्योतिष पर अधिक विश्वास करते थे। यही कारण कहता है कि हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करने का कारण शनिवार को काला, सोमवार को सफेद और रविवार को पीला कपड़ा यानी अलग अलग दिन के अलग अलग रंग के कपड़े पहनने पर वो विश्वास था जिनसे कुछ अच्छा होता है। लेकिन हुमायूं को कभी भी किसी से अच्छाई नहीं हुआ। इसका एक और ऐतिहासिक कारण माना जाता है और आपको भी विश्वास करना होगा। कहा जाता है कि इतिहास में जो जिन जिन शासकों को, जिन जिन व्यक्ति को कोहिनूर हीरा मिला, उन सबों को कुछ न कुछ घटना घटी और उसे ऊपर उठने से रुकावट हुआ, रोका गया। ये कोहिनूर हीरा का एक तरह से आप कह सकते हैं कि अवशकुन, जिसे हुमायूं को बाबर के द्वारा भेंट स्वरूप मिला था, कोहिनूर हीरा। कहते हैं अब वहां से हुमायूं अपना धुमक्कर जीवन व्यतीत किया और कहते हैं कुछ समय यानी 1540 से 1555 के बीच, यहाँ देखिए डेट हम डाले ईस्वी 1540 से 1555 के बीच हुमायूं हिंदाल में अपना जीवन व्यतीत करता है। हिंदाल, और हिंदाल वहाँ आध्यात्मिक गुरु रहते हैं इनके, वो मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी, जिनके यहाँ ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। मीर अली अकबर जामी का ही पुत्री था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम मीर अली अकबर जामी की ही पुत्री था, जिनसे विवाह इन्होंने 29 अगस्त 1541 में हुमायूं ने कर दिया। हुमायूं 29 अगस्त 1541 ईस्वी को विवाह हमीदा बानो बेगम से किया और यही हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र हुआ था अकबर पर 1542 ईस्वी को, जो इतिहास में एक प्रबल, शक्तिशाली और एक सफल साम्राज्य बना, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। इन्हीं अकबर का जन्म जो है हिंदाल में हुआ और हमीदा बानो बेगम से हुआ। कहते हैं बाद में हुमायूं का संपर्क बैरम खां से बना। बैरम खां एक योद्ध सेनापति था, उन्हीं के सहयोग से हुमायूं ने जीतना शुरू किया और कहते हैं 1545 में कंधार को एवं काबुल को जीता। कंधार और काबुल, जिसको कंधार और काबुल अपने कामरान छोटे भाई को दिया था, यानी छोटे एक तरह से मंझले भाई कह सकते हैं, जिसको शेर खां ने अधिकार कर लिया था। कंधार और काबुल को भी तभी जीता
जब शेर खां की मृत्यु होती है। यानी जब तक शेर खां रहा तब तक दिल्ली के गद्दी का सपना हुमायूं नहीं देख सका। शेर खां की मृत्यु के बाद ही उन्होंने कांधार एवं काबुल को जीता और इसके बाद एक नया युद्ध, यानी शेर खां के मृत्यु होने के बाद सूरी वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी बनता है। उसी के समय में हुमायूं ऐतिहासिक युद्ध सरहिंद का युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ज्योतिष वाला। सरहिंद का युद्ध जो है हुमायूं लड़ता है और सरहिंद का युद्ध 23 जुलाई 1555 ईस्वी को होता है। किसके बीच? हुमायूं और सिकंदर सूरी। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच 23 जुलाई 1555 ईस्वी को होता है। कहते हैं ये जो युद्ध था, इस युद्ध में हुमायूं की ओर से जो युद्ध लड़ रहा था बैरम खां, यानी सेनापति के रूप में बैरम खां, और युद्ध का नेतृत्व ही बैरम खां कर रहा था। और यह युद्ध विजय अगर हुमायूं हुआ तो बैरम खां के ही सहयोग से, और सिकंदर सूरी की इसमें हार हुई, यानी सूरी वंश का अंत हो गया। सूरी वंश का इस युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के बाद अंत हो गया। सरहिंद युद्ध, सरहिंद का युद्ध के बाद इसकी अंत हो गई। और सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद हुमायूं कुछ समय यानी एक वर्ष 1555 से 1556 तक पुनः दिल्ली की गद्दी पर दोबारा राज्याभिषेक करवाया। एग्जाम में पूछ सकता है कि मुगल वंश के कौन कौन से शासक हुए जो दोबारा अपने राज्याभिषेक करवाया था। तो वो था, पहला हुमायूं था और दूसरा हम आगे पढ़ेंगे औरंगजेब था, जिन्होंने दोबारा राज्याभिषेक अपना किया था। तो यह पुनः राज्याभिषेक किया हुमायूं, और कहते हैं हुमायूं को मृत्यु हो गई 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को, यानी अधिक सुखमय ये नहीं कर पाए और अधिक राजगद्दी पर अपना अधिकार और साम्राज्य ये बढ़ा नहीं पाए। मात्र 1 वर्ष के अंतराल में ही 1 जनवरी 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और दीन पनाह की सीढ़ियों से उतरने के कारण इनके पांव फिसल जाते हैं, जिनसे इनकी मृत्यु होती है। कहते हैं इनका तबीयत काफी खराब रहता है, और जिसके बाद ये सीढ़ी से, दीन पनाह की सीढ़ी से उतर रहे थे और उनके उस फिसलने के कारण, पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के बाद इनका उत्तराधिकारी, इनका पुत्र अकबर बनता है। कहते हैं हुमायूं अपना जीवनी नहीं लिखते हैं, इन्हीं का बहन गुलबदन बेगम इनका जीवनी लिखता है, हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम जो इनका चचेरी बहन होती है, इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा। याद रखिएगा, इनका चचेरी, अपनी चचेरी बहन होती है गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा यानी हुमायूं की जीवनी इनको लिखा है। हुमायूं खत्म होती है, हम इसके बाद की चर्चा अकबर से घुसेंगे। अकबर जो सबसे प्रमुख अगर कहा जाए, बाबर के बाद अगर विस्तारवादी कोई दिल्ली मुगल वंश का किया तो वो अकबर किया, इसलिए हम लोग अकबर को विस्तार में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग अकबर। जय हिंद, जय भारत।